रात के 12 बजे के बाद पूरा कमरा ठंडा पड़ जाता था। गर्मियों का टाइम था उस वक्त, पूरा कमरा ठंडा पड़ जाता था। उन्होंने बोला उनको ब्लैंकेट तक ओढ़ना पड़ता था, इतना ठंडा हो जाता था। और हमेशा कुछ फील होता कि कोई मुझे घूर रहा है, कोई एंटिटी है मेरे रूम में, कोई निकल रहा है, कोई कभी कभार उनको ब्लैक शेडो दिखती है अपने रूम में। अब मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, अब तुम्हें सामने रोक सकते कोई जरूरत नहीं है। अब वो भैया तो ऐसे एकदम हिप्नोटाइज हो गए थे, उनको देख के बोलते कि भैया मैं तो, उनने तुरंत रोक दी, चले गए। 2-3 दिन सब नॉर्मल हुआ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप मुझे रिकॉर्डिंग में शेयर करें तो मैं उसे अच्छे से नरेट कर पाऊंगा अपनी आवाज़ में। दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच जो होता है वो कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है, कुछ उधार के पैर होते हैं वो जिसके साथ आप बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकते। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें अमित सैनवाल ने बताया है। अमित जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट उनके दोस्त के चाचा के साथ हुआ था आज से 25 से 30 साल पहले। इस इंसिडेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप खुद से सीखना चाहो तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इंसिडेंट की ओर चलते हैं। अमित ने बताया उनके दोस्त ने एक दिन उनके साथ ये जो पूरी घटना थी शेयर की, लेकिन अमित ने ये बोला कि मैं अपने दोस्त का नाम आपको नहीं बताऊंगा। उनके दोस्त के चाचा का नाम आशीष है और पूरा जो इंसिडेंट हुआ वो आशीष के साथ ही हुआ था। अमित झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त के जो चाचा है आशीष, वो झांसी से 10 किलोमीटर आगे, बॉर्डर लगता है कहीं पर, वहाँ पर एक गांव है। उस गांव का नाम भी हिडन रखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर गुड़ जो होता है, जो मीठा गुड़ होता है, वो बहुत प्योर क्वालिटी का मिलता है। ये उन्होंने मुझे बताया। इस पूरे इंसिडेंट में आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा दहला देने वाली है। तो चलिए वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा कहानी की ओर चलते हैं। बात है 30 साल पहले की, जब आशीष अपनी फैमिली के साथ एक गाँव में रहा करते थे और उस गांव में वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। पेशे से जो उनका काम है वो है एक हवलदार का। रात में वो अपनी पुलिस ड्यूटी निभाते हैं और दिन में अपना एग्रीकल्चर का पूरा काम संभालते हैं। तो उनके जो बेटे आशीष हैं, वो आशीष दिन में अपनी पढ़ाई करते थे और रात को वो, जब उनके पापा पुलिस की ड्यूटी देने जाते थे तो रात को वो अपना पूरा जो है खेत का काम संभालते थे। उनके पापा के एक दोस्त थे जिनका नाम था राजू भैया, और राजू भैया का एक लड़का था जिनका नाम था विमल, जो कि आशीष का बहुत अच्छा दोस्त था। ये साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे और ड्रिंक वगैरह भी किया करते थे और रात को दोनों खेती एक साथ संभाला करते थे। कहने को तो आशीष जो था वो जमींदार का लड़का था। जैसे कि आपने सुना कि राजू जो थे उनके पापा के दोस्त थे और उनका बेटा विमल था, तो विमल उनके नीचे आया करता था। और दोनों ही दोस्त जो थे कभी एग्रीकल्चर में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। दोनों दोस्तों के सपने थे कि यार हम कुछ बिजनेस डालते हैं। और शायद उस टाइम भी जनरेशन ऐसी थी जैसे आज जनरेशन है कि हमेशा दिमाग में यही होता है कि यार हमें ये नहीं करना जो हमारा फैमिली बिजनेस है, कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग ऐसा जिससे अपनी पहचान बने। तो दोनों हमेशा इसी चीज़ में लगे रहते थे कि कहीं ना कहीं बिजनेस सेटल्ड हो जाए। दोनों ने अपने पापा के कहने पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे फॉर्म भी भरे थे, लेकिन कभी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक दिन की बात है जब आशीष अपने खेत में काम कर रहा था और विमल अचानक से उसके पास आके बोलते हैं कि आशीष टेंशन मत ले भाई, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारे पास इतना पैसा होगा ना, इतना पैसा होगा कि तू जहाँ बोलेगा ना हम वहाँ बिजनेस खोलेंगे। और चिंता मत कर, अगर मैंने अपना भी बिजनेस खोला ना तो मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। ये चीज़ सुनकर आशीष थोड़ा सा दंग रह गया कि मतलब मेरे अंडर काम करने वाला इंसान मुझे ये चीज़ बोल रहा है कि ये मेरा बिजनेस खुलवा देगा। तो आशीष भी उससे मज़े लेते हुए बोलता है, हाँ हाँ विमल, क्यों नहीं भाई, मैं तो चाहूँगा यार तू आगे बढ़, और हम तो वैसे ही तेरे आगे गरीब आदमी हैं, तो हमारी भी मदद कर दियो अगर तेरे को पैसा कहीं से मिल जाए तो। विमल हंसता और वहाँ से मुस्कुरा के दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। 3 दिन बाद आशीष देखता है कि विमल जो है खेत में लेट आया है। तो आशीष विमल से बोलता है, हाँ भाई क्या बात है, आजकल काम करने का मन नहीं कर रहा है क्या, 2-2 घंटे लेट आ रहा है। तो विमल अचानक से आशीष को बोलता है, ये देख सोने की अंगूठी। और वो आशीष को एक सोने की अंगूठी दिखाते हैं। सोने की अंगूठी देखकर आशीष पागल हो जाता है कि भाई इसके पास सोने की अंगूठी। आशीष बोलता है मजाक कर रहा है, कोई पानी वानी चढ़वा लिया होगा चांदी की अंगूठी पे। तो आशीष बोलता है एक बार दिखाइए ज़रा।
तो विमल उसके हाथ में जब सोने की अंगूठी दिखाता है, आशीष देखकर अचंभित रह जाता है कि वो सीरियसली सोने की अंगूठी थी। तो अचानक से आशीष विमल से बोलते हैं कि सच सच बता दे, अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई, कहीं तूने चोरी वोरी तो नहीं की। वो बोलता है, ओ भाई, मैंने 3-4 दिन पहले बोला था ना कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, मैंने एक छोटी जगह पे इन्वेस्ट करा है, किसी बिजनेस में पैसे लगाए हैं मैंने, टाइम आने पे बताऊंगा, फिलहाल चल पार्टी करने चलते हैं। उस दिन तो ये पार्टी करने नहीं जा पाते, लेकिन 3-4 दिन बाद विमल और आशीष के सारे दोस्त जितने भी हैं ये सब मिलते हैं। कम से कम 8-10 दोस्त मिलते हैं और ये अच्छी खासी पीते हैं, खाते हैं, पूरी रात एंजॉय करते हैं। और जब बिल देने की बारी आती है तो विमल एकदम से बोलता है, भाई पैसे मैं दूंगा, अगर तुम सही में मुझे दोस्त मानते हो ना तो आज पैसे मैं दूंगा। और सबकी आंखें फटी फटी रह जाती है कि जैसे इसकी कोई लॉटरी तो नहीं निकल गई। आशीष इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है कि भाई जब से इसके पास पैसा आया है ना, ये ना तो खेत पे आ रहा है, ये पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। आशीष उस टाइम इसे कुछ भी नहीं बोलता है, ये सब कुछ खाते पीते हैं, अपना बढ़िया सब एंजॉय करते हैं और उसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं। सारा बिल विमल पे करता है। अब आशीष के दिमाग में चल रहा होता है जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि यार विमल के पास पैसे आए कहाँ से, ये विमल ऐसा कर क्या रहा था। 3 दिन बाद इनके गांव के आसपास एक नहर थी, विमल और आशीष वहाँ पर बैठ के सुट्टा लगा रहे थे। तो आशीष एकदम से बोलते, विमल सच सच बता, तू ऐसा क्या कर रहा है भाई कि तेरे पास इतना पैसा आ रहा है यार, तू जब भी कहीं भी जाता है 500 का नोट निकाल देता है। तो उस टाइम पर जो 500 का नोट पुराना वाला था जो अभी बंद हो चुका वो चला करता था। तो विमल बोलता है कि भाई देख, मैंने एक छोटा मोटा बिजनेस डाला है, अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा निकल रहा है, लेकिन कभी कभार अप एंड डाउन भी होता है। तो अभी तो मुझसे मत पूछ, मैं तेरे को ज़रूर बताऊंगा, अभी चल गेड़ी मार के आते। और ये कैसे ना कैसे आशीष का दिमाग घुमा देता है विमल। ये घूमने के लिए निकल जाते हैं और आगे जब ये घूम के आते हैं तो आशीष के दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा होता है कि यार इस बंदे के पास पैसे आ कहाँ से रहे। अब 4-5 दिन बाद की बात है, जब खेत के पास आशीष जो है काम करके अपने घर की ओर जाने को होता है तो ये देखता है विमल के हाथ में उस टाइम पे वो लैंप आता है ना पुराने वाला, जो तिल्ली जला के जिसमें जोत होती है, उसमें से फिर वो पूरा लैंप काम करता है, मिट्टी का तेल वाला, वो लेकर ना शमशान की ओर जा रहा है। और आशीष का दिमाग अजीब सा हो जाता है कि भाई ये आज भी नहीं आया खेत पे और ये बंदा जा कहाँ रहा है। तो ये विमल का धीरे धीरे पीछा करना लग जाता है, पीछे पीछे जाता है, जाता है, देखते पेड़ के पीछे जाने के बाद ना आशीष छुप जाता है। तो ये देखता है विमल कि शमशान के पास एक तांत्रिक बैठा हुआ है जो बहुत देर से भस्म मार रहा है किसी चीज़ में। वहाँ पर एक यज्ञ कुंड बना हुआ और उसमें भस्म मारे जा रहा है। आशीष का दिमाग बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है कि अब मुझे पता चला ये तो साला काला जादू कर रहा है या कोई ऐसी विद्या प्राप्त कर रहा है इस तांत्रिक से जो भाई इसको अमीर बना रही है और मुझे भी पैसा चाहिए। और इसके जो पापा है वो पुलिस में आशीष के, तो वो उसे पैसा देते नहीं थे। तो इसके दिमाग में ये चलता है इस शमशान के जो तांत्रिक है मुझे भी इससे कुछ ना कुछ सीखना भाई। तो जब विमल वहां से जा रहा होता है ना, ये बोलता है तांत्रिक से मेरे को यही मिलवाएगा विमल, मैं इससे पूछता हूँ कि साला इसके दिमाग में चल क्या रहा है और ये ऐसा कर क्या रहा है। तो फटाफट से आशीष जो है विमल को पकड़ लेता है जब वो वहां से जा रहा होता है कि साले सच सच बता, पूरे गांव में बता दूंगा काला जादू कर रहा है और पता नहीं कितनों की मौत करी होगी काले जादू से तूने, सच सच बता पूरा राज क्या है। तो विमल पीछे देखते हैं, तांत्रिक जो होता है वो अपनी आंख बंद करके अपनी विद्या में लगा होता है। ये बोलता है आशीष मेरे साथ आ, अभी कुछ मत बोलियो। तो विमल आशीष को साइड में लेके जाते हैं कम से कम 10 मिनट दूर और वहां पे ले जाके बोलते हैं, सुन भाई, बड़ी मुश्किल से ये तांत्रिक मुझे मिला है और इसने मुझे एक यक्षिणी सिद्ध करवाई है। यक्षिणी अगर आप नहीं जानते हैं, एक ऐसी एंटिटी जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने में आपकी मदद करती है और जो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बता सकती है। बहुत सारे इंडिया में जो बाबा हैं उन पर क्लेम किया जाता है कि उनके पास यक्षिणी है जो पर्चा पढ़ के सारी आपकी एक्टिविटी बता देते हैं, कि उनके कान में कोई चीज़ बताई जाती है, यक्षिणी के थ्रू यक्षिणी की सिद्धि होती है। आशीष इस चीज़ को सुनने के बाद दंग रह जाता है कि यक्षिणी सिद्ध कर रखी है। वो बोलता है भाई मुझे भी करनी है यक्षिणी सिद्ध। तो विमल बोलता है सुन, अभी तो ये जा रहे हैं, इनको जाने दे यहाँ से, क्योंकि अभी एकदम से तू बीच में कूदेगा ना तो ये पक्का कोई ना कोई शराब दे देंगे दोनों को। हम इनका वेट करते हैं और फिर जब 7-8 दिन बाद ये दोबारा आएंगे ना, मैं तेरे को इनसे मिलवा दूंगा। आशीष के मन में यही चल रहा होता है, ये विमल मेरे को इनसे मिलवाने से रहा, 7-8 दिन बाद इस तांत्रिक को मैं खुद पकड़ूंगा। अब ये दोनों चले जाते हैं और विमल और इनके बीच में एक डिस्प्यूट तो हो ही गया है कि भाई तेरे को अगर पता था तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा करवा देता, तू पैसे खर्च रहा है पर मेरे को नहीं बता रहा कि तू सिद्धि प्राप्त करे बैठा हुआ है या तांत्रिक ने तेरे को ऐसे सिद्धि करवाई है। सारी चीजें सही चल रही थी। अब आशीष जो है वो डेली शमशान में आके देखते हैं कि तांत्रिक आज आया है या नहीं आया है। फिर अगले दिन आता है, आया है नहीं आया है।
और इसकी विमल पे नज़र भी थी आशीष की कि यार ये बंदा ना कैसे पकड़ा जाए दोबारा तांत्रिक के पास जाता हुआ, क्योंकि तांत्रिक काफ़ी टाइम से आशीष को मिल नहीं रहा होता। एग्जैक्ट 7वें दिन बाद उसी शमशान में वो तांत्रिक वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करने दोबारा आता है। आशीष जैसे ही देखता है कि तांत्रिक आ गया, आशीष के दिमाग में चलता है कि भाई यही सही टाइम है, इससे पहले ये अपनी गहरी सोच में चले जाए, गहरे ज्ञान में चले जाए, इन्हें फटाफट मैं पहुँच के मिल के बता देता हूँ कि मुझे भी सिद्धि प्राप्त करनी है। आशीष फटाफट वहाँ पे जाता है और बोलता है कि तांत्रिक जी के पैरों में पड़ जाता है कि प्लीज़ मुझे भी ये सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे भी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करवा दो। तो तांत्रिक के दिमाग में ये तो होता नहीं कि विमल ने बताया, लेकिन एग्जैक्टली उनको आइडिया लग जाता है कि अच्छा विमल से ये पेट में राज रहा नहीं गया। वो बोलते हैं ठीक है आशीष, अगर तुम्हें ये विद्या चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी, मैं तुम्हें कुछ मंत्र बताऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा देख के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूजा पाठ 10 दिन की होगी जब तुम्हें मंत्र जाप करने होंगे, और 5वें दिन के बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है जिसकी वजह से तुम इस साधना को छोड़ दो, लेकिन अगर तुमने इस साधना को छोड़ा तो तुम्हारी मौत हो सकती है। अब ये सुनने के बाद आशीष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन दिमाग में बोलते हैं कि लालच चल रहा है पूरी तरीके से कि भाई मेरे को कैसे ना कैसे बस वो सिद्धि चाहिए, मुझे यक्षिणी चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने हैं। वो बोलता है जो आप बोलोगे तांत्रिक जी मैं वो करूँगा, आप अंगूठा मांगो, हाथ मांगो, मेरा जी मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा, मुझे बस अमीर होना है कैसे भी। तांत्रिक ये सब देखने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देता है और बोलता है ले मंत्र। उसके कान में कुछ मंत्र बोलता है रोज इस पीपल के पेड़ के पास तेरे को आने, जो यहाँ पे तू देख रहा है ना शमशान के पीछे, मैं तेरे को दिखूँ मेरे को इग्नोर करियो, तेरे को इस पेड़ के पास आकर 2 घंटे इसका जाप करना है मंत्र का, और हो सकता है 5वें दिन तेरे साथ कुछ अजीब अजीब से घटनाएं हो तो तू रुकियो मत। आशीष बोलता है बस आपने इतना बता दिया, अब मुझे बताओ आगे क्या करना है। तांत्रिक बोलता है जब तू 5वें दिन यहाँ पे आएगा ना, तो इस पेड़ के आगे तेरे को मदिरा और मांस रखना है। जब तू मदिरा और मांस रखेगा उसी मिनट बाद तेरे साथ अजीब अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आशीष बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, और आशीष पूरा प्रिपेयर होकर अगली रात को वहाँ पर पहुँच जाता है। पीपल के पेड़ के सामने बैठकर वो अपनी सारी मंत्र पाठ पूजा शुरू कर देता है। 2 घंटे निकलते हैं और ये घर आ जाते हैं, वापस सो जाते हैं। इसके घर वालों को तो यही लग रहा होता है कि भाई ये रात को जो है खेती बाड़ी करने जाते हैं, लेकिन खेती बाड़ी के साइड में ये सारे काम कर रहा होता है। एग्जैक्ट 5वें दिन बाद जब ये मांस और मदिरा वहाँ पे रखता है पेड़ के सामने, इसको अजीब सी एक आवाज़ आती है, जैसे कोई इसे कान में बोल के गया है कि आशीष अगर 10 दिन तक तुम ऐसे करते रहे तो तुम मुझे सिद्ध कर लोगे। और आशीष का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम से इतना हाई हो जाता है कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं सोच रहा था ये होगा मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत करीब हूँ। और जैसे ही आशीष घर पे वापस आते हैं, घर पे आने के बाद वो देखता है मम्मी पापा सब सो रहे हैं, ये भी सो जाते हैं। अगले दिन से इसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगले दिन रात को 2 से 3 बजे के बीच में इसको एकदम से इसके कमरे में बहुत ज़्यादा बदबू आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई इंसान को मार कर वहाँ फेंक दिया हो। बदबू से इसकी जब आँख खुलती है तो ये अपने वॉशरूम में जाके देखता है, वॉशरूम में 2 चूहे मरे होते हैं और दोनों चूहों की गर्दन नहीं होती। तो ये फटाफट से अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी हमारे घर में शायद बिल्ली आ गई है, और देखो चूहे उन्होंने बीच में से फाड़ के फेंक रखे हैं। इसकी मम्मी चारों तरफ देखती है, बोलती है यार बिल्ली कहाँ से आ गई, मतलब इस ऐसा तो कभी हमारे घर में हुआ ही नहीं कि बंद घर में बिल्ली आ गई हो। लेकिन ठीक है, जानवर है, कहीं से आ गई होगी, चूहों को मार दिया होगा। तो ये क्या करते हैं, चूहों को उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन वो चूहे जहाँ मिले थे वो लोकेशन थी वॉशरूम, और वो बंद था बाहर से। ठीक है, इनके दिमाग में चलता है ठीक है हो गया होगा ये भी कुछ। उसके बाद जब ये उस साधना को कंप्लीट कर रहा होता है, 2 दिन बाद इसको फिर एक दोबारा इशारा मिलता है। रात के 3 बजे अचानक से आशीष को कौवों की काय की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे उसके घर के आसपास आ गए हैं। तो इसकी जब रात को 3 बजे आँख खुलती है, जब भी ये खेत से आता है 2 बजे 2:30 बजे जब भी सोता है, 3 बजे इसकी आँख खुलती है आशीष की, और ये देखता है कि घर के आसपास कम से कम 50 से 100 कौवे जो है इनके घर के आसपास आके बैठ गए हैं और काय करे जा रहे हैं। ये अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी हमारे घर में एकदम से कौवे कहाँ से आ गए। तो बोलते ही हमारे घर में नहीं है, ये हमारे घर की छत पे बैठे हैं। तो जब इनकी मम्मी और ये ऊपर जाके देखते तब तक वहाँ कोई भी कौवा नहीं था। वो इतनी कौवों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी इन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद आती है वो रात जिसका आशीष को था बुरी तरीके से इंतज़ार, वो 10वीं रात, और ये वहाँ पर बैठ के साधना कर रहा होता है। एग्जैक्ट रात के 12 बजे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर
अमित ने जिस तरीके से मुझे रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई इतनी ज़्यादा सुंदर, मतलब जब खुलासा होगा ना अब तो आपको पता चलाएगा, इतनी सुंदर जो शायद आपने इस पृथ्वी पे कभी लड़की नहीं देखी होगी। इतनी सुंदर लड़की एक पीपल के पेड़ के पीछे से निकल के आती है और बोलती है, आशीष तुम्हारी साधना पूरी हुई, तुमने मुझे पा लिया। आशीष जैसे मग्न हो गया था उसको देखकर, बिल्कुल बोलते हैं ना हिप्नोटाइज, पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो गया। और वो यही बोलते हैं उसके, मतलब आशीष के दिमाग में चल रहा होता है या तो मैं यक्षिनी को पालूं यार, मतलब इसके साथ मेरा ना कुछ संभोग हो जाए। फिर उसके दिमाग में आता नहीं, या ऐसा कुछ दिमाग में मतलब तेरे को पैसे कमाने। जो यक्षिनी आती है वो ऐसे बोलती है कि मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत सारा पैसा चाहता हूँ, मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है, मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है। यक्षिनी उसे बोलती है कि तुम अगर मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी, मैं तुम्हारे लिए उस इच्छा को पूरी करूंगी और तुम मेरे लिए उस इच्छा को पूरा करना। आशीष लालच में इतना पागल हो रखा होता है, सीधा बोल देता है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस मुझे अमीर बना दो। वो बोलते हैं ठीक है, कल रात के 3 बजे तक तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। आशीष अपने घर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन अपनी खेत पे जाते हैं, सारा काम करके 2:30 बजे वापस आता है। 3 बजे एग्जैक्ट यक्षिनी उसके सामने प्रकट होती है और उसके हाथ में सीधा 500 की गड्डी रख देती है। और अगले 3 से 4 दिन तक यही होता रहता है। इतने में 4 से 5 दिन के बाद ये जो इंसान होता है आशीष, ये अपना बिजनेस ओपन कर लेता है सरियों का, जो घर के सरिये बनते कंस्ट्रक्शन का, और इसका सही काम बिल्कुल चलने लग जाता है। अचानक से पूरा गांव देख रहा होता है कि भाई ये हो क्या रहा है, कि एकदम से ये लड़का इतने पैसे कहाँ से ले आया। पहले विमल और अब भाई आशीष, और लेकिन विमल और आशीष की आपस में बात नहीं हो रही होती। जब इनका सब कुछ चल रहा होता है 7 से 8 दिन बाद वो यक्षिनी आशीष के सामने प्रकट होती है और बोलती है कि अब मेरी इच्छा मांगने का वक्त आ गया है। आशीष थोड़ा तो घबराता है, बोलता है कि बोलो आपकी क्या इच्छा है। तो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। ये सुनने के बाद आपके भी वैसे कान खड़े हो गए होंगे जैसे आशीष के कान खड़े हो गए थे। आशीष के दिमाग में जो चीज़ पहले दिन ही से देख के आई थी, आज वो दोबारा एकदम से आग की तरह फट के आई कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ख्वाहिश मेरे लिए क्या होगी कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है। और उस रात पहली बार ये दोनों करीब आए थे। ये दोनों करीब आए, इनके बीच में वो सब कुछ हुआ जो एक मैरिड कपल के बीच में होता है। ये सब कुछ होने के बाद आशीष जो था वो अपने आप को ऐसा फील कर रहा था ना कि उससे ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं है। मतलब आशीष की बॉडी में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो एक ट्रक को अपने हाथ से उठा देगा, और उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसके पास पैसे थे, उसके पास पावर थी। हर 2 दिन में आशीष और उस यक्षिनी के बीच में फिजिकल इंटीमेशन, रिलेशन सब हुआ करता था। हर 2 दिन में, और आशीष अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल पाता था कि वो चाहे ना तो 10 इंसानों को एक साथ पीट दे। ऐसी चीज़ें चलती रहती है। बात है 7 से 8 दिन बाद की, जब दोबारा वो यक्षिनी इसके सामने आती है और ये दोनों फिजिकल हो रहे थे। इतने में रात के 2 से 3 के बीच में अचानक से विमल का फ़ोन आता है और आशीष देख रहा होता है, और उसकी नज़रों में जो घमंड होता है ना कि अब मैं इसे बताऊंगा कि जिस यक्षिनी को ये पा के बैठा था वो अब मेरे पास है। ये एकदम से फ़ोन उठाते हैं इंटीमेट होते होते और स्पीकर पर रखता है। तो वहाँ से विमल की एक आवाज़ आती है, भाई 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 आशीष, वो कोई यक्षिनी नहीं है, वो डायन है। और डायन सुनते ही जैसे एकदम से आशीष की जीभ वहाँ पर जम गई, दांत बिल्कुल एकदम से पिस गए कि डायन। और वो जो यक्षिनी उसके ऊपर बैठी थी, जो उसके नेक पे बाइट कर रही थी, कभी लिप्स काट रही थी, कभी उसकी नेक पे बाइट कर रही थी, कभी ईयर्स पे बाइट कर रही थी, उसके एकदम से हंसी निकलती है। जैसे चुड़ैलों की हंसी नहीं होती, वैसी हंसी एकदम उसके मुंह से निकलती है। और आशीष बिल्कुल वहाँ जमा का जमा रह जाता है, बिल्कुल एक ही साइड में। अमित ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, आशीष भाई ने जब ये किस्सा बताया था, उन्होंने बताया इस टाइम पे ना उनका बैठे बैठे टॉयलेट निकल गया था वहाँ पर। उन्होंने पूरे बिस्तर गंदे कर दिए थे और उन्होंने उस डायन को देखा। इतनी भयानक थी वो दिखने में, इतनी ज़्यादा भयानक थी जितनी भयानक शायद आपने किसी मूवी या असलियत में किसी भूत प्रेत को नहीं देखा होगा। इतनी भयानक कि आशीष ने जब पहली बार डायन को देखा वो वहाँ पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि
वो नॉर्मल है। हाँ, उसने टॉयलेट कर रखा था, कुछ बिस्तरों को गंदा कर रखा था, उसने अपने आप को संभाला। 2 दिन तक आशीष अपने घर से बाहर नहीं गया। वो अपने बिस्तर के नीचे छुप के रहता था। वो उस डायन से इतना ज़्यादा डर गया था। और 2 दिन बाद पता चला कि विमल जो है, जिसका फ़ोन आया था, उसके पापा की डेथ हो गई और विमल अपना पूरा घर बार यहाँ से बेच बूझ के बंद करके भाग गया। अब सिर्फ इसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसे बोलूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आपके पास आई है तो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। तीसरी रात जब विमल 2 रातों से सो ही नहीं रहा होता, तीसरी रात जब ये सोने की कोशिश करता है, वो यक्षिणी इसके बगल में जिसे लेटी मिलती है। ये देखकर बुरी तरीके से काँप जाता है। वो यक्षिणी नहीं थी, वो डायन के रूप में थी। और वो बोलती है कि तूने मेरी पहली इच्छा तो पूरी कर दी इंटीमेट होके, अब मेरी दूसरी इच्छा सुन। अगर तूने ये इच्छा मेरी पूरी नहीं की ना, अगले 2 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। ये घबराते घबराते बोलता है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, मुझे मत मारना, बस मुझे अपनी इच्छा बता दो। डायन आशीष को बोलती है कि तेरे घर के बगल में ना एक औरत रहती है जिसका 8वां महीना लगा हुआ है। तो आशीष बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ उन्हें। वो बोलती है कि तेरे पास कल तक का वक्त है, उसके पेट में से ना वो बच्चा मुझे ला के दे दे। अगर तूने उस बच्चे को ला दिया ना, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगी। अगर तू उस बच्चे को कल तक नहीं लाया तो उस बच्चे को तो कल मैं निकाल ही लूँगी शाम को उसके पेट से, लेकिन अगला मरने का नंबर तेरा होगा। ये सुनने के बाद आशीष के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसने सोच लिया था कि भाई मैं अब मरूंगा, क्योंकि ये काम वो तो कर सकता नहीं था। लेकिन उस डायन का कहना था अगर कल शाम तक, मतलब अगली जो शाम आने वाली है, वो उस बच्चे को उसके पेट से निकाल लेगी। लेकिन आशीष अगर निकाल के लाएगा तो आशीष बच जाएगा, वरना 2 से 3 दिन के बाद आशीष की मौत पक्की है। आशीष बस अपने आप को समझा के बैठा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डायन झूठ बोल रही है। और जब वो बच्चा नहीं लेके आता तो अचानक से अगली शाम को आशीष को बगल वाले घर से चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज़ें आती हैं कि हाय मर गई, बच्चा कहाँ गया। और आशीष एकदम से डर जाता है सुन के कि कहीं जो डायन ने बोला था वो सच तो नहीं हो गया। और पूरे मोहल्ले में अफवाह उड़ गई कि जो साइड में फीमेल थी जिसके पेट में बच्चा था, उसके पेट पर काटने के निशान थे, इतनी बुरी तरीके से नाखून मारे हुए थे, और उसकी जो मौत हुई थी वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी। आशीष सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आशीष के पास कोई चारा नहीं था। वो अपने पापा को जाके सब सच बता देता है कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई, मैं शमशान में गया और मैंने ऐसे ऐसे जो है एक तांत्रिक के पास जाके ऐसे कर लिया, मैंने उससे सिद्धि कर ली। वो डायन थी, उसके पापा ने उसे इतना मारा। अमित ने बताया कि अक्षय भाई पूरे शरीर पे हरे पीले नीले बेल्ट के निशान थे, बुरी तरीके से मारा। उसके बाद अब आते सॉल्यूशन की तरफ। उन्होंने एक तांत्रिक को फ़ोन करा जिनको वो जानते थे, बहुत सिद्ध तांत्रिक था। तांत्रिक आते हैं और तांत्रिक सीधा उसकी तरफ देखते हैं जो आशीष बैठा होता है, और तांत्रिक बोलता है कि ये तो अपने साथ बहुत बड़ी शक्ति को लेकर घूम रहे हैं, वो जो डायन है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। तो ये बोलते कि जो घर वाले होते हैं आशीष के कि ऐसा कैसे बता रहे हो आप। बोलते तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिख रहा है, मुझे वो सिर्फ मरने की कगार पे दिख रहा है, जाओ इसका चेकअप करवाओ हॉस्पिटल में। तो ये फटाफट से गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाते, इसके टेस्ट वगैरह करवाते। जब शाम को रिपोर्ट आती है ना, रिपोर्ट में होता है, डॉक्टर बोलते हैं तो 2 महीने में आपका लड़का मरने वाला है, इसके अंदर तो हीमोग्लोबिन ब्लड सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर इसका टाइम पे मेडिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो 2 महीने के अंदर आपका लड़का ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब अभी तक चल क्या रहा था, जो आशीष अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा था वो सिर्फ छल था। वो डायन की पूरी बनाई हुई है, बोलते नहीं इमेजिनेशन दुनिया में रह रहा था, जो उसको खुद नहीं पता था। वो अंदर से ख़त्म हो चुका था, 2 महीने में मरने वाला था। डॉक्टर ने बोला अगर इसको पूरी तरीके से पौष्टिक आहार नहीं मिला तो ये ख़त्म हो जाएगा। फैमिली सोचती है भाई कैसे न कैसे पहले अपने बच्चे को बचाना है। ये फटाफट से पंडित जी के पास आते हैं, पंडित जी को आके बोलते कि हमारे बच्चे को बचा लो। पंडित जी ध्यान लगाते और बोलते कि कल पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात महायज्ञ होगा, और उस महायज्ञ के दौरान आपका लड़का बहुत तड़पेगा, वो बहुत चिल्लाएगा, लेकिन आपको अपने लड़के को बांध के रखना है। अगले दिन आती है वही पूर्णिमा की रात और महायज्ञ शुरू होता है, और पूरा मोहल्ला जो अपने घर के बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है वो होता है मौत का तांडव। जैसे जैसे जो वहाँ पर पंडित जी होते हैं वो यज्ञ में आहुति मारते हैं, और यहाँ पर बुरी तरीके से आशीष चिल्लाना शुरू, और जैसे जैसे चिल्लाना शुरू वैसे वैसे इसकी बॉडी पर फोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू, पस बहना शुरू, खून बहना शुरू। परिवार वाले बुरी तरीके से डर जाते। वो तो इसके पापा पुलिस में थे, एकदम से वो क्या करते हैं पूरा रुमाल हाथ में लेके इसके मुंह में भर देते हैं
जैसे क्रिमिनल के साथ होता है ना कि मुंह में रुमाल भर के पीटते हैं पूरी तरीके से तो आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। फोड़े फूट रहे हैं, खून निकल रहा है, पस गिर रहा है, वहाँ महायज्ञ चल रहा है, कम से कम 3 से 4 घंटे महायज्ञ चलता है। उसके बाद जो आशीष होता है वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। पंडित जी उठ के आते हैं, बोलते हैं कि फ़िलहाल ये जो डायन है इसे मैंने यहाँ से भेज दिया है, जितनी जल्दी हो सके अब आप इस पूरे शहर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। आपके लड़के की जान बच चुकी है, लेकिन इसके जो कर्म थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि इसे हमने मुक्त करा दिया। और बाद में जब ये पता करते, जो विमल था, विमल जिसने एक्चुअली में वो यक्षिणी सिद्ध कर रखी थी, उसके पापा की जो डेथ हुई थी, उस यक्षिणी ने पहले तो विमल से डिमांड की थी कि हमें मांस चाहिए, तो विमल जानवर उठा उठा के उस यक्षिणी को देता था, डायन को। और फिर एक दिन बोला कि मुझे तेरी बलि चाहिए, या तो तेरी या खानदान में से किसी की। तो विमल ने अपने पिताजी को कुर्बान कर दिया और पूरा शहर छोड़ के भाग गया। अब जब ये खबर बाहर आ गई कि आशीष ने ऐसे ऐसे डायन सिद्ध कर रखी थी, तो भाई आसपास के जितने कनेक्शन थे रिश्तेदारी ने, सबने कनेक्शंस तोड़ दिए। जो ये था जिसने अमित ने बताया, अमित के दोस्त के चाचा के साथ ही इंसिडेंट हुआ था, तो उसके दोस्त ने भी अपने चाचा से कनेक्शन तोड़ दिया। हालांकि वो जो चाचा है उसके आशीष, वो क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं और वो पुणे में है। लेकिन ये रियल इंसिडेंट है जो पूरा का पूरा हुआ, और मेरे पास पूरी इसकी रिकॉर्डिंग आई थी। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना, कहीं पे वो लड़का कटा नहीं, कहीं वो रुका नहीं। उसने एक एक चीज़ मुझे बताई कि अक्षय भाई ऐसे हुआ, और जो जो उसने सुनता गया, जो जो वो था, सब बता दिया। अब हालांकि वो जो आशीष है वो सेव है, लेकिन भाई कभी भी लालच में आके ना ऐसी गलती मत करना। जो बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो ब्लैक मैजिक का पार्ट बन जाते हैं कि एक काम कर, उसका धन मेरे उसमें डाल दे झोली में, और ब्लैक मैजिक करके उसका धन हटा दे, ट्रेजर खा जाऊंगा, फॉर्च्यून खा जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मों का हिसाब आपको इसी, बोलते हैं ना, इसी जन्म में दे के जाना, और इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में दोगे। आप किसी की किस्मत का नहीं खा सकते, जो भगवान ने लिख के भेजा है। आप उसे छीन लोगे, लेकिन आपको फिर उसे सूद समेत लौटाना पड़ेगा। ऐसे पंडित जी ने उनके मुंह पर बोला कि इतनी जल्दी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी सारी चीज़ों से। उसके पापा पता क्यों परेशान थे? क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे, और वो ये देख रहे थे कि साला अब समझ में आया, ये जो डायन इसको पैसे ला के देती थी, गाँव में चोरी के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। और वो अपने बच्चे पे कभी नज़र नहीं दे पाए, क्योंकि गांव में चोरी के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे। पहले तो पैसे मिल रहे थे विमल को, फिर पैसे मिल रहे थे आशीष को, और उसके पापा रात रात भर टेंशन में घूम रहे कि ऐसा गांव में कौन सा चोर आ गया। क्योंकि वो जो डायन थी, इनके पैसे मांगने पर वो घरों में से 500 की जितने भी गड्डियाँ होती थी वो सब खींच के इनके हाथ में ला के दे देती थी। और कंप्लेंट आती थी किसके पास? आशीष के पापा के पास, जो कि हवलदार थे, कि ऐसे ऐसे गाँव में चोरियाँ बढ़ रही हैं, घरों से पैसे उड़ रहे हैं, घर में से पैसे चोरी हो रहे हैं, और ये पैसे ये उड़ा रहे थे अपनी आयाशी में। हालांकि सब ठीक है। अब इससे भी हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि भाई जितना है उतने में खुश रहो, अपनी मेहनत से कमाओ ना, जितना कमा सकते हो। बिजनेस खोलो तो कोई ढंग का खोलो, जिससे कोई ऐसी हराम की कमाई ना आए जो आगे जाके आपको कहीं निकालनी पड़े, आपसे निकल जाए। चोरी का सहारा मत लो, ब्लैक मैजिक का सहारा मत लो, अपनी मेहनत से करो जो करो। आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, कोई साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करो, कोई फ्रीलांसिंग वर्क ढूंढो। ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से भाई दूसरों की बद्दुआएं और अपनी ज़िंदगी का सौदा करना पड़े। क्योंकि ये जो यक्षिणी समझ के जो कर रहे थे ना, ये तो कोई सौदा ही था। और वो तांत्रिक, उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वो जो तांत्रिक था वो तो खुद उस डायन से अपनी पावर बना रहा था। और उस डायन को पावर कैसे इतनी मिलती थी? क्योंकि वो भाई कभी जानवर खा रही है, कभी घर में किसी की बलि खा रही है, और उस बच्चे को तो मार ही दिया। मैं अक्सर अपने बचपन से जितनी भी स्टोरीज मैंने सुनी है, उसमें मैंने सुना है कि डायन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तब होती है जब वो बच्चा खाती है, और उस बच्चे को तो उसने खा ही लिया था। कहीं ना कहीं जो लड़का वो था विमल, उसने अपने पापा की बलि दे दी थी। ऐसे ही आपके साथ होता रहता है, कहीं ना कहीं चीज़ें आप देते रहते हो ये सोच के कि ठीक है, लेकिन एट द एंड नसीब में सिर्फ लिखा होता है तो होता है दुख। सो दोस्तों, अगर आपको ये रियल इंसिडेंट पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, यहाँ तक आ गए हो तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना भाई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो प्लीज़ उसे मुझे शेयर करना। स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हो, रिकॉर्ड करके भेजोगे तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा, मैं ट्रैवल करते टाइम उसे सुन पाऊंगा। नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फिर जब महायज्ञ हुआ 3 घंटे चला, और 3 घंटे में जो आशीष भैया चिल्ला रहे थे ना, इतना तेज चिल्ला रहे थे अपने घर में, इतना तेज चिल्लाते चिल्लाते उनके पूरे हाथ में फोड़े हो गए थे, पूरे बॉडी में स्क्रैचेस आ गई थी, और इतना तेज चिल्ला रहे थे डर से कि जो आशीष भैया के पापा हैं उनको उनका मुंह उससे बंद करना पड़ा, जैसे किडनैपर लोग बंद कर देते थे ना कपड़े से,
ये पूरा इंसिडेंट मतलब पूरे परिवार में तो फैल गया था, और उनके जितने भी रिलेटिव्स थे सब में फैल गया था। और जो मेरा दोस्त है, उसी के चाचा, उनने उनसे रिश्ता भी मतलब तोड़ दिया था ये पता चलने के बाद। उनसे मतलब मोस्टली लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है।